दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहां एक प्राइवेट कंपनी की एक एम्प्लॉई आती है और उस पुलिस स्टेशन में अपनी आपबीती सुनाती है। पूरे पुलिस स्टेशन में मौजूद अफसर उसकी बातें सुनते सुनते सख्त में आ जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि पिछले 4 सालों से यानी 2022 से 2026 तक ऑफिस में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और छेड़छाड़ की गई। कलीग्स ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। यह सुनते ही पुलिस को पता चल गया कि मामला एक कंपनी में सेक्सुअल असॉल्ट से ज्यादा है। जांच जब शुरू हुई तो मामला पहले रिलीजियस कन्वर्जन तक पहुंचा, फिर लव जिहाद तक पहुंचा, उसके बाद NIA और IB तक भी पहुंच गया। दोस्तों, नासिक के अंदर TCS की एक ब्रांच से पता चला है कि उस ब्रांच पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। कंपनी की 8 एम्प्लॉइज ने इस बारे में खुलासा किया है। अब ये साजिश का पैटर्न भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को सबूत जुटाने के लिए फिल्मी तरीका अपनाना पड़ा। जब शिकायतें मिली तो नासिक पुलिस ने अपनी महिला अधिकारियों को अंडर कवर एजेंट बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। यह पुलिस वाले करीब 40 दिनों तक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर वहाँ काम करती रही। उन्होंने देखा कि कैसे वहाँ का माहौल महिलाओं के लिए घुटन भरा था और कैसे उस अधिकारी का खौफ फैला हुआ था। तब जाकर ये पूरी पोल खुली। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ का मामला है, लेकिन जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ी इसमें रिलीजियस कन्वर्शन और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें भी सामने आने लगी। जब किसी इतनी बड़ी कंपनी में जहाँ देश का जरूरी डाटा रहता है, वहाँ अगर इस तरह की मिलेशियस एक्टिविटीज और सिंडिकेट चलते हैं तो IB और NIA जैसी एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी है। अब ये सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं, देश की सुरक्षा से भी जुड़ गया मामला है। Widening probe by Nasik police into the alleged sexual harassment at a multinational firm is also uncovering a possible organized pattern of abuse, coercion and targeted harassment inside the workplace. The discovery of a secret WhatsApp group on their mobile phones. Now this group consisted of a mere 8 to 10 members belonging to one community. दोस्तों, जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस मामले में टीम लीड आसिफ अंसारी, शैद शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अतर, दानिश शेख और एक महिला एम्प्लॉय निदा खान का नाम सामने आया, जो अभी भागी हुई है, फरार है। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि हम में से अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती या कोई निजी तनाव होता तो ये सारे लोग उसे सहानुभूति देने के बहाने करीब आते थे, नजदीकियां बढ़ाते थे। ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके साथ मेलजोल बढ़ाया जाता था। कई सीक्रेट WhatsApp ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स में धीरे धीरे ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता था जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता था। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार यह महसूस कराया जाता था कि उनका मौजूदा धर्म या जीवन शैली सही नहीं है और उन्हें धर्म बदलने की ओर धकेला जाता था। इसके लिए सबसे पहले महिला एम्प्लॉइज को आगे किया जाता था ताकि शिकार को शक ना हो और वो खुलकर बात कर सके। एक बार जब विक्टिम कंफर्टेबल हो जाती थी तब पुरुष आरोपी एंट्री करते थे। मेन विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि एक पुरुष उसके कोलीग ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन भी किया। कुछ विक्टिम्स ने बताया कि उनके साथ होने वाला मिसबिहेवियर कभी कभी ऑफिस के फ्लोर पर सबके सामने भी होता था। कई शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने इस बारे में कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स यानी HR को कई बार आगाह किया, लेकिन उनका आरोप है कि HR ने उन पर ध्यान देने की बजाय मामले को दबा दिया या कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से एंड में उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। तो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी। ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया। पीड़ितों ने यह भी शिकायत की कि आरोपी उनके देवी देवताओं या धार्मिक रीति रिवाजों पर भद्दी कमेंट्स करते थे। उन्हें महसूस कराया जाता था कि वे हीन हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी धार्मिक पहचान को चोट पहुंची। फिलहाल 6 आरोपी कस्टडी में हैं और एक फरार है और एक HR मैनेजर से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस से जुड़ी विक्टिम के करीबी ने बताया कि उसके परिवार ने कैसे उस लड़की के अंदर बदलाव देखे थे। ये लड़की पहले जीन्स और मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फिर अचानक फुल स्लीव्स के सलवार सूट पहनना उसने शुरू कर दिया। जिस नकाब या कपड़े का इस्तेमाल वो धूप से बचने के लिए करती थी, उसे वो धीरे धीरे हिजाब की तरह बांधने लगी। रमजान के 40 दिनों के दौरान भी वो घर पर कहती थी कि वो ऑफिस में लंच करेगी, लेकिन घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती और एक खास वक्त पर इफ्तार पर ही खाना खाती। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज भी पढ़ने लगी थी। उसे यह समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ही उसे ऑफिस में मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे लिपस्टिक लगाने से मना किया गया और पूरी तरह एक खास तौर तरीकों को अपनाने का उस पर दबाव भी बनाया गया।
बहुत गंदी भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है। उनको समझाया जाता है कि हमारे भगवान कैसे है, कैसे थे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिस के अंदर तौसीफ, उत्तर, दानिश शेख और निदा खान उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। जब उसके परिवार ने उसे टोकना शुरू किया तो उसने यहाँ तक कह दिया कि दानिश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इस कदर प्रभावित थी कि उसे दानिश के शादीशुदा होने से भी फर्क नहीं पड़ता था और धर्म बदलने के लिए भी तैयार थी। जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई तब जाकर वो टूटी और उसने कंप्लेंट की। साजिशकर्ताओं ने उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भर दिया था, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या द्रौपदी के चरित्र की बात हो। जन्नत और जहन्नुम का उसे इतना डर और लालच दिखाया गया कि उसने अपनी जड़ों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामले के नेशनल हेडलाइंस बनने के बाद टीसीएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि टीसीएस में उत्पीड़न और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही नासिक का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जिन पर जांच भी चल रही है। लेकिन क्या ऐसा करने से कंपनी की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? टीसीएस का यह मामला आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये एक बड़े शहर के नामी गिरामी कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ, एक ऐसी जगह जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सबके लिए एक चेतावनी है कि लव जिहाद के इस जाल में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं फंसते, बल्कि पढ़े लिखे और तथाकथित अलर्ट लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले की एक डिटेल रिपोर्ट एनआईए महाराष्ट्र, एटीएस और आईबी को भी सौंप दी है। एसआईटी को ऐसे सबूत भी मिले हैं जो संकेत देते हैं कि केवल ऑफिस का आपसी विवाद नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एजेंसियों को अंदेशा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टेटिक प्रोपोगेंडा हो सकता है जिसके तार बाकी शहरों या संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी निदा खान को बताया जा रहा है, जिसे जांच एजेंसियां लेडी कैप्टन बोल रही हैं। आरोप है कि निदा खान ही वह मेन अक्यूज है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने और उनका ब्रेन वॉश करने की योजना बनाती थी। निदा खान फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश तेज की है और उसके पॉसिबल ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। एसआईटी ने अब तक की जांच में कई डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए। ऐसे कई ग्रुप्स का भी पर्दाफाश हुआ जिसमें पीड़ितों को टारगेट करने की स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए बाहर से कोई फंडिंग आ रही थी। आरोपियों के पास ऐसा डिजिटल कंटेंट मिला है जिसका इस्तेमाल धर्म के प्रति नफरत फैलाने और कट्टरपंथ को रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तौसीफ, उत्तर, दानिश शेख और निदा खान तो सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो पर्दे के पीछे से उन्हें इशारे दे रहे थे। यह भी जांचा जा रहा है कि क्या इसी तरह के मॉड्यूल और कॉर्पोरेट कंपनियों या शहरों में तो एक्टिव नहीं है, आने वाले हैं। AS2 by BAARTX दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी के बाद अब इस केस में UAPA जैसी धाराएं लगने की भी संभावना बढ़ गई है, अगर इसमें कोई आतंकी या एंटी नेशनल लिंक मिलता है तो। लेकिन दोस्तों, यह मामला बताता है कि रेडिकलाइजेशन अब केवल अनपढ़ों की बस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सो कॉल्ड एजुकेटेड एलर्ट और कॉर्पोरेट क्लास के ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुका है। यह साजिश उन लोगों की कमजोरी और अपने धर्म के प्रति सुपरफिशियल ज्ञान का फायदा उठाती है जिन्हें जन्नत, जहन्नुम और गलत नैरेटिव के जरिए अपनी ही जड़ों से नफरत करना सिखाया जाता है। समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम ओपन माइंडेड होने के भ्रम में अपनी विजिलेंस ना खो। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जिसने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर, यानी अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़कर किसी खास कट्टरपंथी विचारधारा की ओर अगर वो व्यक्ति झुकने लगा है, तो उसे पर्सनल चॉइस मानकर आप अनदेखा करना बंद करिए। यह सुसाइडल हो सकता है। आज के टाइम की मांग है दोस्तों कि कॉर्पोरेट जगत केवल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पर ध्यान न दे, बल्कि अपने कर्मचारियों की मेंटल और एथिकल सेफगार्डिंग के लिए भी ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी किसी भी बाहरी साजिश को टाइम रहते पहचाना भी जाए और कुचला भी जाए। इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगी तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके यह भी शेयर करिएगा कि क्या आपने अपने अगल बगल ऐसा कुछ होते हुए देखा या सुना है। और अगर आपने देखा सुना है तो क्या आपने आवाज उठाई है या अब भी आप डरते हैं आवाज उठाने से? उस केस के बारे में भी जरूर जिक्र करिएगा। अगर आपने अगल बगल अपने किसी के साथ ऐसा होते देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और अपनी आंख, नाक, कान खुली रखिएगा। सावधान रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।